हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब अपने पढ़ाई में मचा रहे होगे, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आप सभी के लिए एक और चैप्टर को लेकर आ गए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही 4 टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देकर। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट वीडियो ला रहे हैं तो इसमें बहुत सारा चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। ये सारे सीरीज में हर चीज को कवर किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप ये मत सोचिएगा, और मेरा हमेशा यही गोल है इस वीडियो सीरीज का लाने का कि आप कम से कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो बस अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें बस लिखने के लिए, अगर नहीं है तो भी नहीं, बस कान में हेडफोन लगाकर इसको वन शॉट एक बार देख लीजिए, 1 से 2 बार देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो। और अगर नहीं देख सकते हैं तो बस सुनिए कान में लगाकर और रास्ते में चलिए। डेफिनेटली करें, 2 से 3 बार में चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मीनिंग, सोर्स, फीचर क्या है इस प्रिंसिपल का, जो भी पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसको सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है इस प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल मींस होता आखिर क्या है। इसका मीनिंग है फंडामेंटल ट्रूथ, यानी कि एक सच्चाई है जो एक्चुअली में मैनेजमेंट में होता है। जो चीज वही प्रिंसिपल, ये फैक्ट है, ये डेफिनेटली एक ट्रूथ है और ये चीज होती है। फिर उसके बाद एज अ गाइडलाइंस, ये जो प्रिंसिपल है ना, एक गाइडलाइंस की तरह हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में, कि जैसे कि जो चीज ऑलरेडी हो चुका है उससे हम सीखकर कोई चीज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल यहाँ पे आपको, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं, वो प्रिंसिपल एज अ गाइडलाइन एक्ट करता है हमारे मैनेजमेंट के लिए। हम मैनेज करते हैं तो, यानी कि मैनेजमेंट बनाते हैं तो। फिर सोल्यूशन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन, सोल्यूशन कहने का मतलब है जो भी मैनेजमेंट में डिसीजन लेता है वो उसमें एक बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेने में। यानी कि जो भी मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट लेवल पे जो भी, उसको डिसीजन लेने में ये प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं। ये हो गया इसका मीनिंग। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। फिर सोर्स कहने का मतलब है ये कहां से प्रिंसिपल बना और ये कैसे बना और कहां से ये आया। मेनली तो इसका सोर्स एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ अदर और बिजनेस ट्रूथ। इसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो दूसरे लोग बिजनेस में किए वो चीज, जो मैनेजमेंट दूसरे लोग किए उसी चीज को सीखकर इसमें डाला गया है, जो चीज अच्छा हुआ है, यानी कि दूसरे के एक्सपीरियंस से बना है, जो अच्छे लोग मैनेजमेंट करते हैं उनके एक्सपीरियंस से। बिजनेस ट्रूथ और लॉ, जो भी बिजनेस में लॉ, जो भी ट्रूथ है, जो बिजनेस एक्चुअली में जैसे चलता है उसी को देखते हुए इसको बनाया गया है। यानी कि इसका यही सोर्स है, बिजनेस एक्सपीरियंस और बिजनेस ट्रूथ और लॉ के हिसाब से बनाया गया है प्रिंसिपल्स को। फिर उसके बाद ये इसका फीचर्स है। बिजनेस मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नॉर्मली इतना ही फीचर्स है, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं में हो गया बेसिक एंड जनरल गाइडलाइन। बेसिक यानी कि फंडामेंटल, जो शुरुआत में कोई चीज बनाने में लगता है ना, कोई प्लानिंग करते हैं ना, उसी को कहते हैं बेसिक, और उसी को देखते हुए आगे हम कुछ भी मैनेजमेंट और प्लानिंग करते हैं। फिर उसके हेल्प मैनेजमेंट, डेफिनेटली बात है, मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस हमको एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, तो हेल्प जरूर करता है उस मैनेजमेंट को कि और इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सके। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबल, ये रिजिड नहीं है, जो भी प्रिंसिपल बताया जाएगा आगे वो रिजिड नहीं है। मतलब कि अगर आप, रिजिड करने का मतलब है जैसे कि मैंने बताया था, अगर यहां तक पहुंचना है तो रिजिड है कि सिर्फ यहीं से आपको पहुंचना है। लेकिन अगर कह दिया जाए सिर्फ यहां पे पहुंचना है तो कहीं से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सिबल है, गोल को अचीव करने का काम कराता है, हम जैसे भी गोल चाहे अचीव कर सके, यानी कि प्रिंसिपल को जिस तरह से हम चाहे उस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। जैसे कि मीनिंग में मैंने बात किया था, एक्सपेरिमेंट ये टोटली प्रैक्टिस और दूसरे के एक्सपीरियंस के बेस्ड के हिसाब से बनाया गया है। फिर काउज एंड इफेक्ट, यानी कि पहले कारण, किस कारण है उसका बताया कि ये कारण है तो इसका ये सोल्यूशन है। यानी काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है ना, उस पे बनाया गया कि इसका अगर यहाँ पे जैसे कि 1 लाख हमको सेल अचीव करना है तो ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसको अचीव करने में, उस प्रॉब्लम को देखते हुए जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है एज अ प्रिंसिपल के तौर पे, उसी को कहते हैं काउज एंड इफेक्ट। रिक्वायर इम्प्रोवाइजेशन, मतलब कहने का मतलब है ये चीज ऐसा नहीं है कि आप उठाए और यहां से डाल दिए, नहीं, बल्कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ता है। मॉडिफिकेशन की, आप जिस हिसाब से बिजनेस चला रहे हैं ना उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करके इस प्रिंसिपल को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि जो कह दिया गया उसी को एकदम डायरेक्टली थोप दिए, यानी कि यूज कर दिए, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यानी कि जो पूरी दुनिया में जितना भी बिजनेस चल रहा है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है ना, सारी जगह इसको एक्सेप्ट किया गया है और बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फॉर्म और बिजनेस में इसका यूज होता है, यानी परवेसी मींस एवरीवेयर। नाउ फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका फीचर समझ में आ गया, यानी कि द फीचर कैरेक्टरिस्टिक, और इसको जो भी कह लीजिए इसकी विशेषताएं, जो भी कह सकते हो। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, इसका इंपॉर्टेंस यानी कि इसका मतलब अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या इस चीज में हमको हेल्प कर सकता है। नाउ
प्रूव डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब है एक लक्ष्य प्रोवाइड करता है कि यहाँ तक पहुँचना है तो फिर कैसे कैसे पहुँचेंगे। एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक ये रास्ता दिया, इसी को कहते हैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में कोई कोई बाधाएं आ रहे हैं ना, तो उस बाधाएं को कैसे खत्म करना है, उसके लिए जो भी नियम बनाया जाएगा, जो भी कंट्रोलिंग किया जाएगा, उसमें और इसका रोल होता है और अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं इस चीज को और इफेक्टिव करने के लिए। फिर फोकस, हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस वेस्टेज कम होना किसी भी चीज को। जैसे कि यहाँ पे जाने में हमारा अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है, 10,000 का रिसोर्सेज खत्म हो रहा है यहाँ पे जाने में, लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे हम 8,000 रुपया खर्च करके भी जा सकते हैं। यानी कि इसमें वेस्टेज बहुत ही कम होता और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हैं। फिर फोकस ऑन साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन करने का मतलब है जैसे कि थंब रूल पढ़ा था कि 4-5 को लोग हैं, यहाँ पे 5 को मीटिंग हो रहा है, 5 को लोग हैं और यही लोग चाहकर जो भी चाहे डिसीजन लेंगे। जैसे कि हमको अगर कोई कंपनी खोलना है तो इन लोग से डिसीजन लेंगे, पूछ के जो भी कह देंगे सारे लोग रेडी हो जाएंगे, चलो कर लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, साइंटिफिक बेस्ड होता है, यानी कि डाटा पे। अगर फ्यूचर में यहाँ पे 1 लाख सेल होने वाला है लेकिन लोग कह रहा है कि नहीं इसमें 1 लाख सेल नहीं होगा, ये बोला कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा और नहीं होगा, लेकिन ये 2 को बोला कि होगा, तो यहाँ पे इसकी बात माना जाएगा क्योंकि ये साइंटिफिक पे बेस्ड है और ये डिसीजन साइंटिफिक के हिसाब से लिया जाता है। जो चीज फैक्ट है, डाटा कह रहा है, उसके हिसाब से किया जाता है इस पे। फिर फुलफिल द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहने का मतलब है जो भी हमारा रिस्पांसिबिलिटी बनता है, जो भी बिजनेस का रिस्पांसिबिलिटी बनता है अपने सोशल में, यानी कि जहां पे बिजनेस हो रहा है लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, उसको भी ये फुलफिल करता है। फोकस ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब जो भी बिजनेस में लोग कंपनी में या फिर बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको डेवलपमेंट देता है। ऐसा ट्रेनिंग यहाँ पे प्रिंसिपल दिया कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे कैसे उस चीज को करना है ताकि और इफेक्टिव वे में उस चीज को यूटिलाइज कर सके और मैनेजमेंट को और अच्छे से कर सके। नाउ ये हो गया खत्म। अब चलते हैं बस दो, अब इसके बाद ही इंपॉर्टेंट आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है हेनरी फॉल्स का 14th प्रिंसिपल। ये है हेनरी फॉल का 14th प्रिंसिपल और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखना, फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडी। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी हमेशा याद रखना हेनरी फॉल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी हेनरी फॉल्स, सॉरी। हाँ सर, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि जो भी काम है उसको लोगों में बांट देना, छोटी छोटी हिस्साएं करके बांट देना। जैसे कि यहाँ पे डिवीजन, डिवाइड वर्क इनटू अ स्मॉलर टास्क, असाइन जॉब बाय द क्वालिफिकेशन और स्किल। मतलब बड़ा काम है उसको छोटा छोटा किए और उसको लोगों में बांट दिए ताकि इसमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा आता है। यानी कि जैसे कोई लोगों को आता है कंप्यूटर चलाने तो कंप्यूटर के काम को ही करेगा, कोई लोगों को आता है अच्छे से क्लीन करने, साफ करने, तो उस चीज में ज्यादा अच्छा तो उसी को ही काम करेगा। अगर हम सबको दे दिए ऐसे कि बस ये काम करना है तो उसमें अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि वर्क को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और द स्किल। सॉरी, हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं ऑथोरिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि किसी को हम दिए काम की, अगर तुमको 10 दिन में 10 सेल करना है, 10 प्रोडक्ट का सेल करना है, तुमको 10 दिन में 10 प्रोडक्ट का सेल करना है, ये हम एक काम दिए, यानी कि इसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए। लेकिन अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो काम को नहीं पूरा होगा, इसलिए उसको हम ऑथोरिटी भी दिए कि तुम चाहो तो 10% का डिस्काउंट दे सकते हो कोई भी कस्टमर को, इतना तक दे सकते हो। तो एक हो गया एक ऑथोरिटी, एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, 10 को सेल करने के लिए दिए 10 दिन का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑथोरिटी कहने का मतलब है 10%, अप टू 10% डिस्काउंट करने का, इसको एक राइट्स दिए कि तुम उतना तक डिस्काउंट कर सकते हो। ऑथोरिटी यानी कि पावर दिए, ये हो गया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि नियम कानून जो भी है उसके हिसाब से चलना ही डिसिप्लिन हुआ। डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, यानी कि एक नियम से चलना, यानी कि फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, जो भी नियम है उस रेगुलेशन को फॉलो करना। कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट है कि ये चीज करना है तो बस करना है। फिर मैनेजमेंट एम्प्लॉय सपोर्ट, जो भी सपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट एम्प्लॉय वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा चीज है ना जो कि जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक ही लोग होगा जो सबको ऑर्डर देगा, इस सबको ऑर्डर देगा, यानी कि ऑर्डर कहाँ से आएगा, सिर्फ एक जगह से, यहीं से कहते हैं यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एक और कमांड यहाँ पे सब लोगों को देना, एक साथ नहीं, एक साथ सिर्फ एक ही कमांड आएगा, ना कि अलग अलग कमांड। जैसे कि अगर कोई काम दिया कि तुमको 10 सेल करना है, 10 प्रोडक्ट का सेल करना है, तो कोई दूसरा कोई रहेगा कि नहीं तुमको 15 सेल प्रोडक्ट का सेल करना है, 15 सेल करना है, तो वैसे में हो जाता है क्या, थोड़ा सा मुठभेड़ हो जाता है, जैसे कि अलग अलग किसका करे किसका ना करे। इसलिए यहाँ पे होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड, एक जगह से ऑर्डर आना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बस इसी के जैसा सेम है,
इसी के जैसा सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि एक ही डायरेक्शन होगा, यानी कि जो भी डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी डायरेक्शन दे दे, यहाँ से भी डायरेक्शन दे दे, यहाँ से भी डायरेक्शन देंगे। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तुम सब बताना, क्या पॉसिबल है कि 10 जगह से लोग काम करेगा जाएगा तो ये अफेक्टिव वे में होगा? नहीं पॉसिबल है। इसलिए एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में सभी लोग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लोग इधर से आएगा, एक लोग इधर से काम करेगा, एक लोग वो काम करेगा, और नहीं, सबका एक गोल होगा, एक ही वे में काम करेगा। इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होना चाहिए सभी के लिए। फिर होता है दूसरा, सेकेंड है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इसका कहने का मतलब है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल कंपनी फॉर्म में काम करेगा सबका इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए और टुवर्ड द बिजनेस होना चाहिए, टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जो भी इंटरेस्ट होगा वो टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसको पूरा करने में सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो सबका डेवलपमेंट होगा। बट अगर अपने अपने लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। इसलिए कहा गया सबका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा होना चाहिए और एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी कि गोल को अचीव कराने का काम होना चाहिए। दूसरा है, फिर दूसरा सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, सेकंड नहीं, नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेमुनरेशन मतलब यानी कि सैलरी, वेजेस, वेजेस देना चाहिए। जो भी काम करा उसको एक अच्छा वे में वेजेस होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है रेमुनरेशन ऑफ द पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉय, पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉय, यानी कि जो भी वहां पे काम कर रहा है वो हो गया पर्सोनल, उसको हम पर्सनल कहते हैं बिजनेस के भाषा में, बिजनेस के भाषा में। फिर उसके बाद पर्सनल करने का मतलब है एक सैलरी देना, जैसे कि एक सैलरी, एक कंपनी में सैलरी मिल रहा है 10,000 और एक यहाँ पे मिल रहा है 5,000, तो एक इक्वल पर्सनल नहीं हुआ, मतलब पर्सनल बोले सॉरी, रेमुनरेशन नहीं हुआ। रेमुनरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि कंपटीटर होना चाहिए, जो कंपटीटर प्रोवाइड कर रहा है उसी के बेसिस में होना चाहिए और एक रीजनेबल होना चाहिए, ताकि उसको भी कुछ मतलब जो भी काम कर रहा है उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक रीजनेबल सैलरी होना चाहिए, एक रीजनेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक रीजनेबल जो चीज अलग प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय को करता है वो चीज प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मींस होता है एक जगह, हर चीज एक जगह से आएगा, यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसीजन भी सिर्फ वही से आएगा, उन्हीं का बात फॉलो करना है और बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितने लेवल पे होते हैं ना, मान लो 3 लेवल है, जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था, टॉप लेवल, फिर उसके बाद हो गया मिडिल लेवल, फिर उसके बाद हो गया लोअर लेवल, इसके बाद हो गया लोअर लेवल। ये तीनों लेवल पे होता है, तो तीनों लेवल पे पावर बढ़ जाता है, यानी कि ए भी डिसीजन लेगा, ए भी डिसीजन लेगा, ए भी डिसीजन लेगा। हाँ, टॉप लेवल थोड़ा ज्यादा डिसीजन लेगा, ये थोड़ा और कम लेगा और ये थोड़ा और भी कम लेगा डिसीजन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन नहीं ले सकता, उसके हिसाब से बढ़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, सिर्फ एक जगह, सॉरी सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, सिर्फ एक जगह डिसीजन लेता है, यानी कि सिर्फ टॉप लेवल डिसीजन ले सकता है और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। कुछ चीजें सिर्फ टॉप लेवल भी बनाएंगे, जैसे पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट लाना हो गया, सिर्फ टॉप लेवल का काम है, उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ ही सामान बेचना है तो उसको भी, मतलब जो भी वहां पे सामान बेचने का मैनेजर है या फिर जो भी इंप्लॉय, उसको भी कुछ राइट्स होना चाहिए, जैसे डिस्काउंट देने का राइट, कुछ और प्रोवाइड करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दे दिए, तो उसको भी राइट्स होना चाहिए ताकि वो चीज जल्दी से जल्दी काम हो सके। तो एक अच्छा बिजनेस वही है जिसमें सेंट्रलाइजेशन भी है और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों चीज फॉलो किया जाता हो। ना आगे बढ़ते हैं। फिर होता है स्केलर चैन। स्केलर चैन पहले हम आपको पहले दिखाते हैं स्केलर चैन होता क्या है। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है जिसमें बताया गया है, सॉरी हाँ, इसमें एक रेक्टेंगुलर होता है, थोड़ा सा एक मिनट, रेक्टेंगुलर हुआ, यहाँ पे सबसे टॉप लेवल होगा, फिर इसमें जो सेकंड लेवल पे आएगा यहाँ पे आएगा, जैसे कि मान लें बी सी, फिर इसके बाद डी जो कि बॉटम पे है, डी और ई, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो टॉप लेवल क्या करेगा, अगर कुछ भी बात करना है, जो भी पावर ट्रांसफर होगा, तो वैसा नहीं होगा कि डायरेक्ट इससे ये बात कर सकता है, जैसे कि बॉटम लेवल इससे नहीं बात कर सकता है। तो स्केलर चैन का पहले मतलब क्या है ना, कि जो भी बातचीत या कम्युनिकेशन होगा ना, वो एक इनफॉर्मल वे में जाएगा, जैसे कि ये पहले इससे बात करेगा फिर ये चीज यहां तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट इससे बात कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये दोनों से डिस्कस कर सकता है जो भी करना हो, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक सेम लेवल पे है तो। और अगर सबसे टॉप पे जाना है तो एक मीडियम से होकर गुजरेगा, वही कहलाता है स्केलर चैन। डायरेक्ट नहीं हो सकता, एक मीडियम होना चाहिए। ये हो गया, यही मेनली है स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब ये है कि मीडियम से होकर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, सेम चीज यहाँ से ऑर्डर आएगा तो पहले बी के पास आएगा फिर डी के पास आएगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट डी के पास आ जाए और बीच में बी को कुछ पत्ते ही नहीं रहे और कुछ भी हो जाए, तो वैसे होकर गुजरेगा, इसी को कहते हैं स्केलर चैन। और हाँ, एक चीज और स्केलर चैन में, सॉरी स्केलर चैन में एक और है, ये हो गया स्केलर चैन जो कि पास हुआ ए और बी और सी
सी डी, फिर ए बी सी और बी और डी, इसके लिए चेन हो गया। अगर जरूरत पड़े तो फिर ये दोनों जो बात कर सकते हैं, एक्चुअली में दोनों को बात करनी है, पहले एक यहाँ से होगा यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ और फिर से यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई चीज जरूरत ऐसा पड़ जाए कि इमरजेंसी कुछ पड़ जाए, जल्दी डिसीजन लेने का पड़ जाए, तो ये दोनों एक सेम लेवल पे बात कर सकते हैं और इस सेम लेवल पे बात करेंगे, उसको कहता है इमरजेंसी यानी गैंग प्लान। गैंग प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो कि इमरजेंसी में बात करने में हेल्प करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इमरजेंसी के समय। हाँ, क्या गैंग प्लान इसमें भी दिया हुआ है, गैंग प्लान जो कि हेल्प करता है इमरजेंसी में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जैसे कि मैंने बताया है, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो डायरेक्ट एक दूसरे से सेम लेवल बात कर सकते हैं। और इनफॉर्मल फॉर इनफॉर्मल फ्लो, एक इनफॉर्मल फ्लो ए बी एंड सी तक पहुंचेगा। ऑर्डर, सेम चीज है, ऑर्डर में ऑर्डर बाय अरेंज ऑफ अ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डरली अरेंज, ऑर्डरली करने का मतलब एक वे में अरेंज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, तो एक ऑर्डर वे में हो गया कि इतना इतना एक वे में है, अरेंज है, यानी कि इनफॉर्म वे में है, उसी को कहते हैं ऑर्डर। फिर एवरीथिंग इन द प्रॉपर प्लेस, हर चीज एक प्रॉपर प्लेस पे है, यानी कि जो जो चीज जहां जहां जरूरत है वहां पे वो चीज है, उस वे में ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्डर हो गया। और यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्गेनाइजिंग इन द ऑर्डर वे और प्रॉपर वे ना। फिर इक्विटी, इक्विटी कहने का मतलब है ट्रीटमेंट, हर का ट्रीटमेंट एक इक्वल हिसाब में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को किसी को ज्यादा ट्रीटमेंट दे दो, यानी किसी को ज्यादा पर्सनल है तो उसको ज्यादा अच्छा ही दो, मतलब इक्वल ट्रीट मत करो, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट, इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट, अनफेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट मतलब बूस्ट एंड मोरल। अगर हम फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट देते हैं तो एक मोरल को बूस्ट करता है, यानी कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए हर का ट्रीटमेंट एक इक्वल वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, यानी कि कितना देर तक, कितना समय तक होना चाहिए एक पर्सोनल। पर्सोनल करने के बाद एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक एम्प्लॉय का एक टर्नओवर कितना होना चाहिए। अवॉइड द फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर, यानी कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर, यानी कि यहाँ कभी करके वहाँ कर देना, ये चीज सही नहीं होता है कोई भी बिजनेस के लिए। तो एक स्टेबल होना चाहिए, एक स्टेबल टर्नओवर होना चाहिए। गिव द जॉब सिक्योरिटी एंड द टाइम टू एडजस्ट, एक टाइम देना चाहिए, कोई नया है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए उस चीज को, फील्ड को, यानी कि जो भी काम करता है उसको समझने का, ताकि उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद वो अच्छे से काम कर सकेगा। ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर, स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर ऑफ द पर्सोनल। अब इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी कि मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना कुछ भी शुरू करने के लिए। जैसे कोई अगर कोई चीज शुरू करना चाहता है, कि अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया और वो आइडिया उसको लगता है कि इससे बिजनेस का फायदा होगा और सेल्स बढ़ेगा, या फिर जो भी बिजनेस का गोल है वो पूरा हो सकेगा, तो उसको मोटिवेट करना, इनिशिएटिव लेने के लिए उसको फ्री छोड़ना, ताकि वो इनिशिएटिव ले सके और बिजनेस को, गोल को और इफेक्टिव वे में और जल्दी पूरा कर सके। इंकरेज द सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय सजेशन है उसको इंकरेज करना चाहिए। फिर उसके बाद रिवॉर्ड गुड सजेशन, जिसका सजेशन बहुत अच्छा हो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए। और लास्ट है इस स्प्रिट डिकॉर्ड। स्प्रिट डिकॉर्ड का मतलब है कि हमेशा, मतलब सॉरी, स्प्रिट डिकॉर्ड का मतलब है टीम वर्क को इंप्रूव करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सॉरी, टीम वर्क पे फोकस करना चाहिए। स्प्रिट डिकॉर्ड का टीम वर्क, टीम वर्क यानी कि लोगों को मिलकर एक साथ ऐसा क्या मोटिवेट करें, सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर रहें। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय मी, मतलब जो भी है, जैसे सिर्फ हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट, जैसे कोई मैनेजर होता है कि नहीं, हम ये चीज मेरे द्वारा कहा जा रहा है, नहीं, ऐसा ना करके ये चीज करना, ये चीज हम लोगों के द्वारा कहा जाता है, मींस मी को रिप्लेस करके बी से हम लोगों के द्वारा, टीम वर्क को इंप्रूव करना ही कहलाता है स्प्रिट डिकॉर्ड, यानी कि एक टीम वर्क ही चलाता है। आप पहले भी पता था आपको कि हमेशा मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटीज है और एक टीम वर्क में ही होता है। हो गया, अब हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि जो प्रिंसिपल था मैनेजमेंट 14 खत्म हो गया। अब आते हैं डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक पे, जो जनरली ये चीज साइंटिफिक पे बेस्ड है। फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर करने का मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि प्रिंसिपल सेम जैसे कि इसने दिया था, हेनरी फॉल्स ने 14 प्रिंसिपल दिया था, वैसा ही ये साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। वो जनरल प्रिंसिपल था और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल था, फादर ऑफ मैनेजमेंट। और इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने कितने 4 प्रिंसिपल दिया था। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा होगा, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा ना, साइंटिफिक लेना चाहिए, डाटा के हिसाब से लेना चाहिए, मार्केट क्या कर रहा है और सारे चीज रिसर्च करके क्या कर रहा है और उसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीजन है, उस पर हमको डिसीजन लेना चाहिए। नॉट द रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब जैसे कि लोग बोला कि लो 5-6 लोग है, तो सारे लोग बोला अरे यार ये चीज ठीक है, चलो ये चीज करना चाहिए, ये चीज सही है, ये चीज सही है, तो ये चीज हम लोग को करना चाहिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहता है कि नहीं, लोगों को बात आप मत मानिए, आप जो डाटा कर रहा है, जो साइंस कर रहा है, जो उसके पीछे फैक्टर है वो बता रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से काम करिए, वो ही कर रहा है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी मतलब हम एक दूसरे से मिलकर रहें, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हम एक साथ मिलकर काम करें, दैट इज कॉल्ड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉर्पोरेशन यानी कि वही सेम चीज हो गया कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करें, कुछ भी हेल्प चाहिए तो, ना कि हम उस दूसरों से मतलब इनकॉर्पोरेट करें, मतलब जैसे कि उस दूसरे को ऐसा ना करें यार ये आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ने ना दो, इसको पीछे खींचो, तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज डायरेक्टली कर रहा है।
नोट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में तो अब अपनापन, सिर्फ मैं अपने पे ध्यान दे रहा हूं और दूसरे से कुछ मुझे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर ऑन देयर ग्रेटनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि हमेशा जो भी वहां पर्सनल है यानी कि एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट ध्यान देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी ध्यान देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो भी बिजनेस चला रहा है वो ट्रेनिंग देगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के साथ साथ फिर उस सीनियर के गाइडेंस में रहेगा। अगर कोई उससे ज्यादा क्वालिफाइड है और उसके गाइडेंस में रहेगा और डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। इस तरह की हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी वर्कर कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है तो, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो, ताकि हमारे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो हमारे बिजनेस को यानी कि ओवरऑल जो भी बिजनेस का गोल है वो ज्यादा इफेक्टिव वे में और अच्छे से पूरा कर सके। ये हो गया 4 प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट कम बैक टू आवर नेक्स्ट टेक्निक। प्रिंसिपल हो गया खत्म, आते हैं अब 4 टेक्निक, सॉरी 8 टेक्निक है। 8 टेक्निक के बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, यही लास्ट है। अब आते हैं आते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप करने का मतलब है जो भी लोअर लेवल पे यानी कि जो भी लोअर लेवल पे काम होता है ना उसके लिए बताया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप। यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो, जैसे कि एक प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट बनाओ, प्लानिंग में कुछ लोग रहेंगे जो मैनेज करेंगे, फिर दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ही काम करेंगे, और उसमें भी प्लानिंग का 4 लोग बना और प्रोडक्शन का भी 4 लोग, एक ऐसा लोग जो स्पेसिफिक उस फील्ड के लिए ही बने हुए हैं और उस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है, ऐसा कहता है फोरमैन, फंक्शनल फोरमैनशिप। टेक्निक यानी कि उनका एक नियम है जो कि वो प्रैक्टिस करके देखें और ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि इसमें भी आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2 डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बात किया था प्लानिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर वही सेम चीज है प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ना चाहिए जो उसमें स्पेशलिस्ट हो, जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क, ऐसे कुछ लोग अपने अपने हिसाब से वो अपने फील्ड को यानी जो भी उनको काम है उस पर वो काम करेंगे। फिर वही प्रोडक्शन में भी 4 लोग हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉक्स, इंस्पेक्टर, ये सारे लोग इसके अंडर में ही आते हैं और ऐसा इनका कहना था। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा। मैकडोनल्ड एक ऐसा कंपनी है जो कि मैकडोनल्ड का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टेप, मतलब कुछ भी बनाना होना, जैसे कि फ्राई बनाना हो तो फ्राई करना है तो उसका एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद 2 स्टेप होगा, फिर उसके बाद 3 स्टेप होगा, सॉरी 2 स्टेप होगा, फिर उसके बाद 3 स्टेप होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा चीज एक स्टेप बाय स्टेप चलता है और वो चीज हर जगह फॉलो होता है। जहां जहां उसका आउटलेट खुला हुआ हर चीज एक ही जगह, मतलब हर जगह एक ही चीज फॉलो होता है। इसीलिए इसी वजह से उसका टेस्ट हर जगह सेम होता है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसी के हिसाब से चलना है। और दूसरा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मत करने का मतलब है उस स्टेप को इतना हार्ड भी मत बना दो कि किसी को पता ही नहीं चले क्या करना है, उसको इतना सिंपल रखो कि कोई भी नया लोग आए उसको आसानी से अच्छे से कर सके और समझना बहुत ही आसान हो। फिर उसके बाद होता फैटिक स्टडी। फैटिक ये 4 को स्टडी है जो कि उन्होंने बेस्ट स्टडी करके बनाया था कि ये चीज अगर हम करते हैं तो बिजनेस इंप्रूवमेंट होगा। फैटिक ये स्टडी कहता है जहां पे टाइम का स्टडी किया गया है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन का स्टडी किया गया है कि कब कितने टाइम के बाद कितने फ्रीक्वेंसी में और कितने ड्यूरेशन के लिए रेस्ट देना चाहिए, ये सारे पे स्टडी करके बताया गया है इसमें। फिर उसके बाद है सेकेंड है मेथड स्टडी। ऐसा क्या हम मेथड लगाएं जहां से प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करे, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड करे जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, हम अपने को जो भी वो चीज हम कर रहे हैं। जैसे कि फाइंड द बेस्ट मेथड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। ऐसा क्या हम मेथड खोजे जिससे टाइम कम लगे और प्रोडक्शन इंक्रीज करे और जो भी एफर्ट वो भी कम ही लगे, मतलब जो भी काम करना उस चीज में। फिर उसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में भी सेम चीज है कि ऐसा क्या करे, सेट द टाइम फॉर द कंप्लीटिंग द टास्क एंड यूज द आइडेंटिफाई द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कर। यानी कि कैसा टाइम फिक्स करे कोई भी काम करने के लिए और उस टाइम में देखें कि कौन लोग यानी कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है और कौन ज्यादा एफिशिएंट है यानी कि कौन ज्यादा अच्छा है। फिर होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में फिक्स समझना है क्या कि मोशन कितना मोशन हो रहा है जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है। एनालाइज द वर्कर मूवमेंट एंड आइडेंटिफाई रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव मोशन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। यानी कि हमें एनालाइज करना है वर्कर को देखकर कि वर्कर क्या कर रहा है और उसको कौन सा मूवमेंट उसको कम करके हम अपने प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। इस सारी चीज को किया गया और ये ज्यादातर काम आता है कौन सा, प्रोडक्शन में। ज्यादातर वर्कर प्रोडक्शन में ही रहते हैं। फिर उसके बाद है डिफरेंशियल पीसेस बेसिस सिस्टम। डिफरेंशियल पीसेस बेसिस सिस्टम क्या कहता है ना, उन लोगों को ज्यादा सैलरी दो और उन लोगों को बोनस दो जो लोग ज्यादा काम करते हैं, जो लोग ज्यादा काम करते हैं। यानी कि कोई इंसान ज्यादा इफेक्टिव है ना, इफिशिएंट है तो उसको सैलरी ज्यादा दो और उसी के हिसाब से सैलरी दो। अगर कोई कम प्रोडक्टिव है तो उसको सैलरी कम दो और उसको बोनस भी दो ताकि वो आओ ज्यादा इफेक्टिव रहे, उसी के हिसाब से बेसिस दो यानी कि सैलरी दो जो भी उसको पेमेंट मिल रहा है।
यानी कि एक आता है एफिशिएंट को ज्यादा मोटिवेट करो सैलरी देकर। फिर उसके बाद आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन करने का मतलब जो माइंडसेट है ना वर्कर का लोगों का, उसको चेंज करना कि वो कैसे ट्रेनिंग देकर इवेंट ऑर्गेनाइज करके माइंडसेट वर्कर को चेंज करो ताकि उसको आप मोटिवेटेड रहे काम के प्रति। बस इतना ही था फॉर टेक्निक में, और इसके बाद ये हो गया पूरी तरह से खत्म और आपका 8 से 10 नंबर हो गया सिक्योर। अगर आप वीडियो को समझ में एक बार नहीं आया, एक बार ऑफ प्ले करके बस कान में सुन लो और बात खत्म करो, नहीं आया तो 102 बार सुनकर हो जाए तो डेफिनेटली ये चीज डेफिनेटली माइंड में चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में है और हर चीज को कवर किया गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब वीडियो खत्म हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, बाय, गुड नाइट।